दोस्तों, कश्मीर के बारे में आपने आज तक कई बातें सुनी होंगी। कोई मानता है कि कश्मीर का मुद्दा 1990 में गरमाया, तो किसी के लिए कॉन्फ्लिक्ट भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से शुरू होता है। लेकिन जहां लोग कश्मीर के इतिहास को इन टुकड़ों में जानने की कोशिश करते हैं, वहीं वो इससे जुड़े लोगों और उनकी सोच व उनकी हरकतों को नजरअंदाज कर देते हैं। हरि सिंह, शेख अब्दुल्ला, नेहरू और जिन्ना, इन सभी की व्यक्तिगत संघर्ष ने कैसे इस राजनीतिक संघर्ष को शुरू किया था, ये कहानी आज हम आपको इस वीडियो में सुनाने वाले हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ। हम सभी जानते हैं कि 1947 में कश्मीर के पास 3 चॉइसेस थी, या तो वो भारत या पाकिस्तान के साथ हो जाता या फिर इंडिपेंडेंट रहता। इंडिपेंडेंट रहने से कश्मीर के साथ ये परेशानी थी कि इस छोटे से भूभाग पर कोई भी हमला कर सकता था, इसलिए अगर कोई भी राजा होता तो वो भारत या पाकिस्तान के साथ जाना चुनता। इसलिए सवाल जरूर आपके मन में आना चाहिए कि हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने का फैसला क्यों किया। इसका जवाब हम आपको बताते हैं। हिंदू होने के कारण हरि सिंह पाकिस्तान में तो नहीं जा सकते थे, लेकिन वो भारत के साथ इसलिए नहीं जाना चाहते थे क्योंकि नेहरू के साथ उनका झगड़ा चल रहा था। इस झगड़े की शुरुआत आजादी से कई साल पहले हो चुकी थी और ये झगड़ा नेहरू के करीबी दोस्त शेख अब्दुल्ला के कारण हुआ। शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर की पहली पॉलिटिकल पार्टी कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस या आज की नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन किया था और ये पार्टी राजा को हटाकर कश्मीर में एक कम्युनिस्ट शासन लाना चाहती थी। अब्दुल्ला की पार्टी ने 1946 में क्विट कश्मीर मूवमेंट नाम से एक मूवमेंट भी शुरू की थी, जो क्विट इंडिया मूवमेंट की तर्ज पर बनी थी और चाहती थी कि कश्मीर के राजा कश्मीर छोड़ दें। लेकिन इस मांग में एक बुनियादी गलती थी। जहां क्विट इंडिया मूवमेंट अंग्रेजों और फिरंगियों को भारत के भगाने के लिए थी, वहीं यहाँ पर शेख अब्दुल्ला एक कश्मीरी को ही कश्मीर छोड़ने के लिए कह रहे थे। नेहरू का इस बात पर क्या कहना था? नेहरू शेख अब्दुल्ला के काफी अच्छे दोस्त थे, इतने अच्छे दोस्त कि 1945 के एक स्पीच में नेहरू ने ये तक कह दिया था कि कश्मीरी गैर मुसलमानों और पंडितों की भलाई इसी चीज में है कि वो शेख अब्दुल्ला की पार्टी को ज्वाइन कर लें और उनकी छत्र छाया में रहे। खैर, अब्दुल्ला को 1946 में राजा हरि सिंह ने गिरफ्तार करवा लिया और नेहरू ने इसे अपने अपमान की तरह लिया और तभी से इन दोनों के बीच में कड़वाहट आ गई। इसके बाद जब बंटवारा हुआ तो राजा हरि सिंह जानते थे कि भारत के साथ जाने से हो सकता है वहाँ की मुस्लिम जनसंख्या नाराज हो जाए, लेकिन अचानक से उन्हें एक खत मिला। ये खत शेख अब्दुल्ला का था, जिन्होंने हरि सिंह से खुद कहा कि आपको कश्मीर की भलाई के लिए भारत के साथ जुड़ जाना चाहिए। इस खत के पीछे शेख अब्दुल्ला का बड़प्पन नहीं था, बल्कि उनका डर था। वो कश्मीर पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन शेख अब्दुल्ला की मोहम्मद अली जिन्ना से बिल्कुल नहीं बनती थी। जिन्ना उन्हें कांग्रेसी एजेंट और गद्दार कहा करते थे। एक बार तो जिन्ना ने ये तक कह दिया था कि शेख अब्दुल्ला वो इंसान है जो कुरान गाते गाते लोगों का खून चूसता है। अगर शेख अब्दुल्ला को अपनी पॉलिटिक्स को जिंदा रखना था तो उनके लिए भारत बेहतर ऑप्शन था, क्योंकि वहाँ नेहरू थे। इसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने कबीलियों के भेष में कश्मीर पर हमला कर दिया और श्रीनगर तक घुस आए, जिसके बाद राजा हरि सिंह के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा और उन्हें भारत से विलय करना ही पड़ा। भारतीय सेना ने आकर पाकिस्तानी रेंजर्स को सरहद से बाहर खदेड़ दिया, लेकिन पाकिस्तानी रेंजर्स वहीं रुके रहे और मौके की तलाश करने लगे। और यहीं से इस कहानी में एक तीसरी पार्टी की एंट्री होती है। पाकिस्तानी सेना को जनरल मैसेवरी लीड कर रहे थे, जो कि ब्रिटिश जनरल थे और फिर पाकिस्तान के पहले कमांडर इन चीफ बन गए थे। ब्रिटिशर्स ने ये वादा किया था कि वो आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच दखल नहीं देंगे। फिर भी ये ब्रिटिश जनरल कश्मीर के लिए लड़ रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत के आखिरी वाइसरॉय और पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भी इस बीच प्लेन से लाहौर पहुंचे। माउंटबेटन बताते हैं कि पाकिस्तान जाने पर उन्हें उनकी यानी भारतीय सरकार ने अच्छे से ब्रीफ तक नहीं किया और उनकी तैयारी कमजोर थी। माउंटबेटन ने प्लेन में बैठे बैठे एक प्रपोजल बनाया जो कहता था कि कश्मीर में एक जनमत संग्रह करवाना चाहिए जो फैसला करेगा कश्मीर किसका है। इस प्रपोजल को जिन्ना के सामने रखने से पहले उन्होंने भारतीय सरकार से पूछा तक भी नहीं। जिन्ना ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और जब भारत को इस प्रस्ताव के बारे में पता चला तो मजबूरन उन्हें माउंटबेटन का साथ देकर जनमत से संग्रह की मांग उठानी पड़ी। ये भारत की सबसे बड़ी भूल थी। भारत ने लीगल रास्ते से कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया था, इसलिए
कानूनी तौर पर भारत का ही कश्मीर पर हक था। लेकिन जैसे ही भारत ने जनमत संग्रह की बात मान ली तो दुनिया भर में एक संदेश गया कि भारत भी मानता है कि अभी तक कश्मीरियों ने ये डिसाइड नहीं किया है कि उन्हें किसके साथ जाना है, जबकि कश्मीर के राजा पहले से ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पर साइन कर चुके थे। भारत को किसी और अप्रूवल की जरूरत नहीं थी। इस यूएन जनमत संग्रह के कारण अब भारत और पाकिस्तान दोनों का एक कश्मीर पर बराबर का दावा हो गया था, और क्योंकि ये मुद्दा अब इंटरनेशनल स्टेज पर पहुंच गया था, इसलिए हर एक देश इसे अपने फायदे और भारत पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। भारतीय सरकार का कश्मीर के मुद्दे को यूएन ले जाना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। इसके बाद इस मुद्दे को और ज्यादा हवा दी शेख अब्दुल्ला ने, जिन्हें जेल से निकालकर कश्मीर का प्रधानमंत्री बना दिया गया। कश्मीर में सत्ता हाथ आने के बाद शेख अब्दुल्ला के तेवर बिल्कुल बदल गए। अब शेख अब्दुल्ला भारत का हिस्सा नहीं बनना था, वो एक इंडिपेंडेंट कश्मीर की मांग फिर से करने लगे। उन्होंने अपने दोस्त नेहरू तक के बारे में नहीं सोचा। 1953 में तो ऐसा वक्त भी आया जब शेख अब्दुल्ला खुद को सुल्तान कश्मीर या कश्मीर का राजा घोषित करने की सोच रहे थे, पर शेख अब्दुल्ला कभी उतना आगे नहीं बढ़े। इसकी एक वजह यह भी थी कि वो भारतीय सरकार के साथ कंफर्टेबल हो गए थे। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि उस वक्त की भारतीय सरकार ने शेख अब्दुल्ला को अपनी तरफ करने के लिए बहुत फायदा पहुंचाया और इलेक्शंस में जमकर धांधलेबाजी की, और वो शेख अब्दुल्ला को जिताते रहे। शेख अब्दुल्ला भी इन जीतों का मजा लेते रहे। साथ ही उनके इंटरनेशनल मीडिया में दिए गए बयानों में वो कश्मीरी की आजादी का जिक्र भी बार बार करते रहे, ताकि भारतीय सरकार को हमेशा ब्लैकमेल किया जा सके। एक तरह से ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कश्मीर की हालत आज नेहरू के गलत इंसान पर लिए गए भरोसे और शेख अब्दुल्ला के लालच के कारण हुई है। ये शेख अब्दुल्ला का लालच ही था जिसने कई साल बाद भी आर्टिकल 370 और 35A को भारत के संविधान का हिस्सा बनाए रखा और कश्मीर को अलग झंडा, अलग संविधान और बहुत वक्त तक अलग प्रधानमंत्री रखने की सहूलियत भी दी। वरना कश्मीर विवाद स्थिर होने के बाद इन आर्टिकल्स को पहले भी हटाया जा सकता था। खैर, देर आए दुरुस्त आए। 2019 के अगस्त महीने में आखिरकार भारतीय सरकार ने इन दोनों आर्टिकल्स को हराकर कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया, जिसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि घाटी में अब विकास हो पाएगा। आपका कश्मीर और शेख अब्दुल्ला को लेकर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। उम्मीद है आपको ये वीडियो देखकर काफी कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना।